सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे पास क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बेटा सर्कुलर मोशन को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो किस तरीके से करूंगा और कैसे करूंगा, ये आज हम लोग जानेंगे। प्लस सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये किसी लीनियर मोशन से अलग है। एक्चुअल में लीनियर मोशन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन सिंपल वाला था और आपने उसे 1D और 2D के केस में देख लिया था। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कहेंगे सर इस पाथ पे आप यहाँ पर खड़े होकर घूमना शुरू कर दो ऐसे, तो आपका मोशन हो जाएगा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं आपको कहूँ कि सर्कुलर मोशन भी एक लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन भी एक लीनियर मोशन है, क्या ये बात सही है? और सोचने में बड़ी दिक्कत सी आ रही होगी, लेकिन अब जरा इसको विजुलाइज करते हैं एक बड़े पैटर्न पर कि सर्कुलर मोशन लीनियर कैसे है। एक काम करो, देखो इसको तोड़ के देखो, यहाँ पे देखो एक छोटे छोटे लीनियर पार्ट तो है, दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या है? छोटे छोटे लीनियर पार्ट ही तो है। एक अगर तुम्हें किसी का लेंथ पता है और तुम्हें सर्कल में डालना है, तुम लोग इंटीग्रेट करते हो 0 से लेकर 2 पाई आर तक। क्यों करते हो? क्योंकि बेटा आपके पास अगर कोई लेंथ है, अगर आप उसे सर्कल में कन्वर्ट करते हो तो वो बिल्कुल उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आ जाता है। यानी कि मैं ट्रीट कर सकता हूं कि मेरे पास जो लीनियर मोशन है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रिलेशन तो पक्का है सर्कुलर मोशन के साथ, और वो क्या रिलेशन है वो आज हम लोग देखेंगे। राइट, वेल टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द सर्कुलर मोशन, हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो कुछ चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले जो आप लोग नॉर्मल केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया करते थे, अब यहाँ पर आप किस मोशन में जा रहे हो? सर्कुलर मोशन में जा रहे हो। और जब आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो तो क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करोगे? यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन ऑब्वियस सी बात है नहीं करा जा सकता। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक रेडियस है सर्कल का r, और स्टार्टिंग में बॉडी मेरे पास इस पॉइंट पर है, किसी एक पॉइंट P पर। राइट, अब मैंने मान लिया P मेरे पास कोई भी थीटा एंगल बना रहा है, लेट्स से θ1। राइट, बॉडी कहाँ पर है? P, जो कि इसके इस वाले पॉइंट से सेंटर से मैंने मान लिया ये θ1 का एंगल बना रहा है। कुछ समय के बाद बॉडी P से लेकर Q की तरफ गई। कहाँ गई? बॉडी P से लेकर Q की तरफ गई है, तो मेरे पास यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर बॉडी पहुँच गई Q पर। लेट्स से कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास θ2 बना रहा है। राइट, तो मैंने आपको दो पोजीशन दे दी हैं, एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन और एक बॉडी की फाइनल पोजीशन। अब जो चेंज इन एंगल आया वो मेरे पास क्या आएगा बेटा? ये वाला आएगा, और ये वाला जो एंगल आएगा लेट्स से हमारे पास थीटा है। बट ये थीटा आया कैसे? तो आप कह दोगे सर अगर मैं बड़े वाले में से यानी कि θ1 में से और θ2 को माइनस कर देता। राइट, पहले मैंने θ2 लिया ये वाला और θ1 मैंने ये वाला लिया, तो अगर मैं कहता हूँ डेल्टा थीटा आएगा तो कितना आएगा? θ1 माइनस θ2, ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल। तो चेंज को आप डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सिंपली आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, इस थीटा टाइम में पार्टिकल ने ये वाली डिस्टेंस कवर करी। लेट्स से ये चेंज है मेरे पास, ये डेल्टा एस आया है। क्या आया है? डेल्टा एस आया है। अब डेल्टा एस मतलब कोई भी डिस्टेंस है चेंज, एस को मैं डिस्टेंस से डिनोट करता हूं। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा क्या है? एक एंगल, कोई भी एक एंगल, और आपको पता है एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क, मतलब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसका आर्क हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस अपॉन में रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आर्क। किसी भी जगह का जो भी रेडियस होगा वो तो फिक्स होता है, उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी हर जगह सेम रहेगा। तो इसका आर मेरे पास ये जो थीटा है इसे कहा जाता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
है तो डिस्प्लेसमेंट ही, बट सर्कल पे आ गया तो हमने क्या नाम दे दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई ज्यादा कठिन काम थोड़ी है, बस सर्कुलर मोशन में आ गया तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, एंगुलर वाला नाम दे दिया। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप थीटा से दोगे और थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर हो जाएगा। समझ में आया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट ये कहना कितना सही है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज भी हो रही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर देखो, किसी भी सर्कुलर पाथ पे जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है उस समय पर उसकी जो डायरेक्शन दी जाती है वो उसके टेंजेंट के तौर पर दी जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर ये डायरेक्शन, यहाँ पर ये डायरेक्शन। मतलब आप किसी भी एक पॉइंट पे देखोगे तो सर्कुलर पाथ में बॉडी की जो एक चीज हर पॉइंट पे चेंज हो रही है वो क्या है, उसका डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है, राइट। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। कैसी आएगी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, क्या आएगी, इस चीज को कैसे निकालते हैं, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो मेरे पास आता है वो हमारे पास किस तरीके से निकाली जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे निकालते हैं भाई, वेलोसिटी नॉर्मल कैसे निकालते थे आप लोग, डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालते थे। तो आप लोगों के पास एक्चुअल में यहाँ पर डिस्टेंस तो है नहीं, आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अगर आप मुझसे वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हो तो मैं डी थीटा अपॉन डी टी को कर सकता हूं। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी ये किसके इक्वल होता है बेटा, मेरे पास ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका रिलेशन क्या निकलेगा और कैसे निकालेंगे, आइए इस चीज को देख लेते हैं। यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ओमेगा। जैसे वहां पर हमारे पास क्या होता था, डी एस अपॉन डी टी वी के इक्वल आता था, और ये वैल्यू हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की होती थी। ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की आ जाएगी। अब डी थीटा अपॉन डी टी मतलब मैं इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं मैं टाइम के साथ जो है डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। तो इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी, यानी कि डेल्टा एस मान लो या डी एस मान लो, जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ डेल्टा एस मान लो, इसको भी डेल्टा थीटा कर देता हूं। एक ही चीज रखना, जो भी चीज करो, ठीक है। तो डी लिख लो, इसको भी डी कर दो। तो डी एस अपॉन आर इधर देता हूं डी टी, कर सकता हूं दोनों तरफ सेम चीज करी मैं, इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, इधर भी डी से डिवाइड कर दिया। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, हमारे पास वेलोसिटी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, ओमेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू डी एस अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, v लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, r टाइम्स ओमेगा आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो किस पे आती है, r ओमेगा। लेकिन याद रहे ये चीज आप लोगों ने ऐसे लिख तो दी r ओमेगा, बट वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन भी वेक्टोरियल ही होगा, और इसमें अगर आप मल्टीप्लिकेशन इधर उधर कर दोगे तो आपको दिक्कत आएगी। यानी कि अगर आप v इज इक्वल्स टू ऐसे r क्रॉस ओमेगा लिखोगे तो आप गलत हो जाओगे, आप गलत हो जाएंगे। आपको इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ये याद रखिएगा, और आप लोगों से इसका नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट भी करा सकते हैं आपके स्कूलों में, ठीक है। तो आपसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अगर रिलेशन पूछ लेता है तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r आता है। अब बात करते हैं इनके कुछ डायमेंशंस की। देखो बेटा, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूं तो बेसिकली इसको नापा जाता है रेडियन में। अब आपको पता है थीटा को तो हम लोग रेडियन में नापते हैं,
इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी डिस्टेंस ds क्या है, डिस्टेंस r क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से अगर आप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब इसकी यूनिट तो रेडियन है, बट जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रेडियन इसकी यूनिट है पर क्वांटिटी ये डायमेंशन लेस है। रेडियन में तो आप नापते हो ना, ये तो मैंने आपको बताया था, रेडियन, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये हमारे पास प्लेन एंगल, राइट। तो ये हमारे पास बेटा इस तरीके से आपके पास एक वैल्यू आती है। दूसरी वैल्यू यहाँ पर भी आई, आपसे पूछा गया कि एंगुलर वेलोसिटी की आप लोगों के पास वैल्यू क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर आया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एम एल टी माइनस वन वेलोसिटी का, और आर इसका एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस वन। अगर आप ये डायमेंशन लिख के आएंगे तो आपका भी कट जाएगा। हाँ, इसलिए ऐसा मत करना और अपना कटने मत देना। रीजन क्या है कि आप बेसिक्स पे जाइए। अगर हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आई, इस चीज को समझना जरूरी है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आई है डी थीटा अपॉन टाइम से, लेकिन थीटा तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, अभी तो बताया मैंने आपको, डायमेंशन लेस, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास m0 l0 t माइनस वन, क्योंकि हमारे पास टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा तो हमारे पास t क्या हो जाएगा, -1। इसीलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t माइनस वन, क्योंकि मास में कुछ नहीं है, लेंथ में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम हमारे पास ये है। तो इसका जो हमारे पास डायमेंशन आता है ये आता है ओमेगा का। सेम केस आपके पास अब आने वाला है जब आप लोग एक्सेलरेशन की बात करते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हम लोगों ने क्यों करी है और कैसे करी है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअल में अगर आपको मैं ये बॉल दिखाता हूँ और इस बॉल को अभी मैं घुमाता हूँ, इस बॉल के घूमते समय पर आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है, वो क्या है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं नोटिस करने से पहले, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बॉल को ऐसे घुमा रहा हूं और मैं अगर यहां से किसी पॉइंट पर छोड़ूंगा तो ये पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा? किसी को भी ऐसा नहीं लगता। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है थ्योरी में, कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये जहां पर मैं छोड़ूंगा उसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हुआ सीधे निकल जाएगा? ऐसे घुमा रहे हो या ऐसे घुमा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। हाँ, ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ग्रेविटी से नीचे जाएगा वो। अच्छा, और ऐसे ग्रेविटी नहीं लग रही बेटा, आपका कहने का मतलब है इस पॉइंट पे इसके ग्रेविटी नहीं लग रही। ज्यादा समझदार है। ज्यादा समझदार है। मतलब कुल मिला के कहानी तो ये है कि ग्रेविटी तो हर जगह पर एक्ट करती है, ये बात तो हमने पढ़ा है, बट क्या कोई डिफरेंस है ऐसे घुमाने और ऐसे घुमाने में? वेल है, है। हाँ, और भी डिफरेंस है, प्लेन के अलावा भी डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर सुनिए, आप लोगों की बात ये कहना कि भैया सर आप जब ऐसे घुमाओगे और किसी भी एक पॉइंट पे छोड़ोगे तो उस पॉइंट से टेंजेंट बनाता हुआ वहां चला गया, मतलब जहाँ पे यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो बिल्कुल आपको करेक्ट कहना था कि भैया ये बिल्कुल टेंजेंट बनाते हुए चला गया। बट एक चीज अगर मैं आपको बोलता हूँ, आज आपका होमवर्क है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे घुमा रहा था, इसको ऐसे ही घुमा रहा था, किसी ने बीच में से अगर रस्सी काट दी तब क्या होगा? जी नहीं, आप तो करेगा ही कंप्लीट सर। यस, इस बार सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के चांसेस हैं। एक काम करिए, इसको स्पेस में लेके चलते हैं, जहां पे आप लोगों का सन विराजमान है सेंटर पर, सन आपका विराजमान है सेंटर पर, और उसके आसपास में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस दे आर परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां पर हमें एक चीज जो ध्यान देनी होगी वो ये है कि सन यहां पर एक सेंटर है जिसके अराउंड में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लैनेट उस सन के अराउंड ही घूम रहे हैं? अगर घूमते समय पर मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं तो वो तो टेंजेंशियली बाहर जा रही थी, बट ऐसा वहां पर क्या है, ऐसा वहां पर क्या है
कि जो आपके अर्थ है वो एक साल में ही अपना जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट कर देती है। कुछ ना कुछ तो फंडा होना चाहिए। वेल, इसका जवाब आप लोगों को आज एक कुर्सी और एक बच्चा देगा। तो यहाँ पे एक बच्चा कोई भी आ सकता है। कौन? आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। और इसमें आपको जो है दो चीजें समझ में आनी चाहिए जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अभी ये बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं वहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा छोटू, अच्छा चोमू, पर देखो क्या क्या कह रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। क्या कह रहा है बेटा? अच्छा, चोमू कह रहा था तेरे को, यार बाद में देख लेगा तेरे को। अच्छा, अब मैं इसको अगर घुमाऊंगा नॉर्मल, इस केस में एक केस है, भारी है यार तो भारी हो गया। चलो इसे मैं घुमा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर तुमने देखा होगा, ध्यान से देखना दोबारा से, ये अभी तो ऐसे बैठा हुआ है, जान क्यों लगा रहा है, ऐसा कर देना, चाह रहा है सर मजे ले रहा है, पूरा मजे ले रहा है। देखो इसकी पोजीशन अभी ये है, लेकिन जैसे मैं घुमाऊंगा आप देखना इसका बैक पीछे की तरफ आएगा। आप चेक कर लेना खुद ही, देखो देख लो भैया, इसका बैक पीछे की तरफ आ गया है। इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, दूसरी एक्टिविटी और कर लेते हैं। दो एक्टिविटी समझ लो। ये आपके सामने एक डंडा है, ज्यादा कुछ क्या फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ बेटा। इस डंडे को ऐसे पकड़ना है कि जो मेरा फोन और कैमरा है बचा रहे, और इसको आउटवर्ड पकड़ ले ऐसे बाहर। बेटा कैमरे पे क्यों मार रहा है? ये तो जानबूझ के कैमरे पे मार रहा है, लड़का अलग ही है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं पहले। वैसे तो आप लोग घर पे करके देख लेना, पर मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। अगर मैं इस डंडे को ऐसे बाहर की तरफ पकड़ के खड़ा होता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे उस तरफ कोई खींच रहा है, मुझे उस तरफ कोई खींच रहा है। और जितना हैवी मास मैं बाहर की तरफ रखूंगा उतना ज्यादा पुल मुझे उस तरफ महसूस होगा। अगर आपको करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं और आप बता देना बच्चों को सच सच कि आपके साथ क्या हुआ था। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि मेरा फोन ना टूटे और इसके अलावा इधर उधर के आर्टिकल डैमेज ना हो। मैं इधर आते वक्त रोक दूंगा, ठीक है? क्योंकि पीछे किताबें हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो ब्लैक बोर्ड पे मार देगा। हाँ बेटा दिला दियो, नहीं आपकी फीस से लेंगे, पर इस बार बढ़ा के दे देना फिर दिवाली पे, ठीक है? चलिए ये देखिए भैया, तू मेरे इसने हटा लिया, वैसे इसके हिसाब से भी चेंज होगा, बट यू हैव फेल्ट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसको एक चीज फील हुई कि इसको बाहर किसी ने खींचा है, पर ऐसा क्यों था और दोनों केस में अंतर क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा है या खड़ा हो जाए। अब मैं अगर खड़ा हो जाता हूँ, यकीन मानो मैं सच बता रहा हूँ कसम से, अगर किसी ने ऐसे घुमाया तो मैं आगे की तरफ नहीं गिरूंगा, मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। इसका प्रैक्टिकल करना, एक काम कर, तू आज मैं घुमा देता हूँ, देख ले। मैं पहले कह रहा हूँ आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। एक काम करता हूँ, मैं हाथ में कैच कर लूंगा। नहीं भाई, मैं एक्टिविटी सही। देखो जिसको भी शौक है करने का आप कर लेना, पक्का है। हालांकि अगर आराम से करेंगे तो हम गिरेंगे नहीं, मैं एक हल्का सा जर्क पीछे महसूस करूंगा, बट यस जब भी आप घुमाओगे तो आई विल बी एक्सपीरियंसिंग अ जर्क पीछे की तरफ। लेकिन जब मैं किसी बॉडी को लेकर ऐसे खड़ा हो जाऊंगा और आप घुमाओगे तो मैं आगे की तरफ। कुछ रीजन तो है, कुछ तो साइंस है यहाँ पर। एक्चुअल में यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है दो फोर्स के साथ, और उनमें से पहली फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरी फोर्स जो कभी होती नहीं है इस दुनिया में लेकिन एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि वो फोर्स कैसी है हमारे पास, सूडो फोर्स, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान से सुनना बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है किताब में लिख भी दे, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर की तरफ लेकर जाए। अभी भी तो यही हुआ, आपको लग रहा था चीज हमें खींच रही है बाहर की तरफ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज नो सच फोर्स लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं, वो एक सूडो फोर्स है जो आपको लग रहा है ऐसा है, बट एक्चुअल में जो रियल फोर्स है जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है सिर्फ। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी चीज बाहर जाती है, मतलब बहुत तेज से बाहर जा रही है, लेट्स से हम लोग कहते हैं कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आइडिया लगाना है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता लगाना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कैसे करती है, राइट? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। जब ये बैठा था बेटा और इसने अपना डंडा, अगर इसने अपना डंडा नहीं मतलब वो डंडा जो था
अरे जो इसे डंडा लिया था यार, लकड़ी वाला, वो जो डंडा पकड़ के बाहर बैठा हुआ था, तो उसमें वही चीज उसको बाहर फेंक रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी। अच्छा, ऐसा आपने एग्जाम्पल अगर देखा हो तो आपके घरों में जब मिक्सर यूज होता है तो भी आपने देखा होगा, मिक्सर अगर यूज होता है तो चीजों को क्या करता है बेटा, वो साइड बाहर की तरफ फेंकता है। समझ आ रहा है? अगर मैं पानी डालकर मिक्सर को चलाऊं तो क्या लगता है, क्या पूरा पानी बाहर आएगा बहुत तेजी से या नहीं आएगा? आएगा। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने करके नहीं देखा, आपको बस एक डर रहता है, क्योंकि आपने बचपन से वही चीज देखी है क्या, कि मम्मी ने जैसे ही वो चलाया और हमने मिक्सर का ऊपर से बंद कर दिया। बेटा थोड़ा सा छलकेगा, ऐसा नहीं होता कि पूरा बाहर आ जाए। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मेरे पास मिक्सी है यहाँ पर, अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले होता क्या है। एक्चुअल में हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक कोई टेस्ट ट्यूब है, लेट्स से मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आपके पेपर में आ सकता है अगर टफ पेपर बनाना हुआ तो। मैं आपसे कहता हूं इस टेस्ट ट्यूब को मैंने इसको किसी भी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ऐसे घुमा दिया। अब साइंस के हिसाब से मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर एक बॉल डाल देता हूं जो कि बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है, मतलब निकल सकती है और जा सकती है, आ सकती है और जा सकती है, तो कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि जब मैं इस पे कोई रोटेशनल फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉल पर दो फोर्स में से एक फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, या तो इसको कोई चीज बाहर खींच रही होगी या कोई चीज इसको अंदर खींच रही होगी। अब दिक्कत ये है कि ये बॉल ना तो बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती, तो क्या होगा? देखो एक पोजीशन तो ये आ सकती है कि आपका टेस्ट ट्यूब टूट जाए, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और अगर आप लोग मानेंगे इस बात को तो आपका बीकर भी टूट सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल अगर आप डाल के अपने कांच वाले जो आपके आते हैं जूस वाले, उसमें पत्थर वत्थर रख देना और उसकी आरपीएम बढ़ा देना, मतलब ये तो आपके पास टेस्टेड आते हैं जो आपके पास घरों में इस्तेमाल करती है मम्मियाँ, ये सब टेस्टेड आते हैं कि इनका एंगुलर रोटेशन इतना रखना है, इनकी स्पीड इतनी रखनी है, इनके रिवॉल्यूशन इतने रखने हैं, सब फिक्स होते हैं, सब इसी साइंस पे चलते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब मैंने अगर इस टेस्ट ट्यूब को घुमाया ना बेटा, तो होगा क्या, ये बॉल ना तो बाहर आ सकती ना ये अंदर जा सकती, ये बॉल ना तो बाहर आ सकती ना अंदर जा सकती। तो जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब की पोजीशन यहाँ पर होगी तो ये बॉल भी अपने आप को इस टेस्ट ट्यूब के हिसाब से जो है एडजस्ट करेगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर जब टेस्ट ट्यूब घूमकर यहाँ पहुँच रहा होगा तो बॉल यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो मतलब उस टेस्ट ट्यूब के हिसाब से अपने आप को बॉल मार्बल जो है एडजस्ट, क्योंकि वो बाहर भी नहीं आ सकती और अंदर भी नहीं आ सकती। आप मुझे बताओ क्या ग्रेविटी हर पॉइंट पर आपको एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है? सर अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ग्रेविटी हम कहाँ पे लगाएं? बेटा ग्रेविटी तो आपको पता ही है ना कि हर पॉइंट पे एक्ट करती है, लेकिन मैं आप लोगों को, देखो ये आप लोग लिख लेना, मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रेविटी की अगर मैं कॉन्सेप्ट उठा के लेके आता हूँ और लेट से आपके पास 3 कंडीशन में दे देता हूँ। क्या कंडीशन दे देता हूँ मैं? 3 कंडीशन दे देता हूँ। पहली वाली कंडीशन, अगर मैं यहाँ से एक रस्सी लटका देता हूँ, ठीक है, फांसी के लिए नहीं, लटकने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ से रस्सी लटका के मैं उस पर अगर लटक जाता हूँ तो क्या होगा? मैं जैसे ही उस पर लटकूंगा आपको एक चीज महसूस होगी कि आपको कोई चीज ऊपर खींच रही है, राइट? यानी कि अगर आप इस रस्सी पर लटके हुए हो तो आपको कोई चीज ऊपर की तरफ एक पुल महसूस आएगा, यानी कि ये आपके पास कहानी ये आ रही है, राइट? आपका पुल इस तरफ है, लेकिन जब आप ऊपर लटक भी रहे होगे तो ग्रेविटी किस तरफ लग रही होगी? नीचे की तरफ लग रही होगी, ये बात तो तय है। तो यानी कि इस समय पर ग्रेविटी आपकी ये रही। अच्छा, दूसरा केस में जमीन पे आ गया हूं। अब इस जमीन पे आते समय मेरे को एक पुश पक्का मिल रहा है जमीन से, तभी तो खड़ा हूं। जमीन मेरे को पुश कर रही है, यानी कि जब मैं यहां पर खड़ा हूं हंसते हुए, तब
जमीन मेरे को पुश कर रही है ऊपर की तरफ, बट स्टिल ग्रेविटी मेरे पास नीचे की तरफ काम कर रही है। यानी कि आप लोगों के पास चाहे पुल हो या पुश हो, आपका एक्शन ग्रेविटी पे कोई फर्क डाल रहा है क्या? लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ग्रेविटी हमेशा आप लोगों के मोशन को अपोज करते हुए आ रहा है। ग्रेविटी हमेशा आप लोगों के मोशन को अपोज करते हुए आ रहा है। और इस बात का फंडा यह है कि अगर मैं इस बॉल को घुमा रहा हूं, या मैंने जब इस बॉल को घुमाया था, तो यहां पर इसकी जगह पर अगर मैं यहां पर कोई एक बच्चे को पकड़ के और यूं घुमा दूं उसे, ओ भाई हाँ हनुमान जी नहीं बन सकता मैं, लेकिन मतलब समझो ना, कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर यहाँ पे बैठ के और तुम्हें यूं घुमाने लगा मैं तो कुछ तो चेंज आना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे पास मैंने क्या बात, तुम एक्चुअली केस क्या है, कुछ भी नहीं, तुम ऐसे लटके थे ना, अब उसकी जगह मैंने पकड़ लिया है तुम्हें और यहाँ की जगह तुम्हें ऐसे घुमा रहा हूं, तो तुम्हारा पुल तो अंदर की तरफ आ रहा है ना, यही केस तो हो गया। तुम्हारा फोर्स तो अंदर की तरफ आ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई चीज हमें अंदर खींच रही है। अब अगर कहानी कुछ ऐसी है और मान के चलो ये तुम्हारे हाथ, ठीक है, ये ना या वैसी तो होगा, हवा में लटक रहा है, ये हाथ से पकड़ के बैठा हुआ है तो ऐसे कीरिंग लग रहा है। अरे समझ ना, कॉन्सेप्ट को समझो यार, फीलिंग समझो। पीछे रह गई थी सोच। अच्छा ठीक है, वापस आ जाओ, ज्यादा सोच को आगे मत बढ़ाओ। अच्छा इधर देखते हैं, यहाँ पकड़ के बैठा हुआ है ना, तो इस समय पर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लगेगा? अंदर की तरफ, ये बात तो तय है। और वो फोर्स कौन सा लग रहा है? अंदर की तरफ फुल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी किस तरफ लग रही होगी? एग्जैक्टली आप लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल बाहर ही लग रही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट जो आज तक हम लोग सोचते हुए आए थे, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, छोटा जी कभी चेंज नहीं हो सकता। भैया जी यकीन मानो इस पॉइंट पर यह चीज आपकी गलत हो गई, बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि मैं यहां पर आपको जिस फोर्स आप पुल कर रहे हो उतना ही तो अपोजिंग फोर्स आ रहा है, अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूं तो तुम्हारी ग्रेविटी भी नहीं बढ़ जाएगी क्या? बढ़ गई ना। अगर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में थी तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे होगी। जितनी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतनी जी की वैल्यू भी चेंज तो पक्का होगी, यानी कि जी की वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग रोटेशनल इफेक्ट। और ये हम लोग कंसीडरेशन में लिखते हैं कि नेग्लेक्टिंग द कर्वेचर एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ, हम लोग जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, जो आप 9.8 लेते हो वो रोटेशन के केस में वैलिड नहीं है, वो चेंज होती है। ये हम लोग ग्रेविटेशन में सीखेंगे कैसे चेंज होती है, क्योंकि अभी मैं फिर ग्रेविटेशन में पहुंच जाऊंगा तो हम लोग फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भूल जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कहानी क्या होती है कि जब ये ऐसे 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 घूम रहा होता है तो ग्रेविटी उसको इस तरफ खींचती है, ठीक है। अब ग्रेविटी जब उसे बाहर की तरफ खींचती है तो पार्टिकल क्या उस तरफ जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा? जाना चाहेगा। और यही कारण होता है जितने भी आपके सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक होती हैं, जहां पर भी वैल्यू एक मिनिमम अमाउंट से ज्यादा हुई, पार्टिकल उसी तरफ जाना चाहता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं मिक्सर में पानी रखता हूं तो आपके हिसाब से तो मैंने उसे घुमाया तो सारा का सारा पानी बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में होगा क्या, अभी हम लोग सामने करके देखते हैं। जब मैं मिक्सर में पानी डालूंगा तो मिक्सर में पानी डालेगा, और जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पानी बाहर आएगा, नो डाउट पानी बाहर आएगा, नो डाउट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं ऐसे करूंगा तो जो हमारे पास एक्शन आएगा उसको जो बाहर जाएगा वो तो निकलेगा ही। अब उससे टम्बलर में जितना एरिया है इतना रख सकता हूँ, टम्बलर का साइज बढ़ा दो नहीं जाएगा पानी बाहर, लेकिन जो मेरे पास है छोटा सा उससे तो पानी बाहर जाएगा। कहानी क्या है? लेकिन कहानी ये है कि अब फोर्स जो उसको बाहर की तरफ से ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है बेसिकली कौन सा लग रहा है? बाहर की तरफ फेंकने वाला लग रहा है। पर बाहर की तरफ फेंकने वाला फोर्स ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी बाहर फेंक देगा। एक पॉइंट तक फेंकेगा,
उसके बाद जब हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि पार्टिकल हमारे उस पानी के उस वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली घूमते रहेंगे और वो पानी बाहर हमारे पास मिक्सी से नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं। अगर हम पानी घुमा के चालू करें हाँ, तो फिर वो नहीं गिरेगा। एक पॉइंट तक आपका स्टार्टिंग में गिरेगा, धीरे धीरे गिरता भी रहेगा क्योंकि कुछ पानी का पोर्शन बीच में भी आएगा, जो वो आएगा वो लगे के इधर उधर बाहर आता रहेगा। लेकिन आप देखोगे कि मेजॉरिटी के टाइम के बाद जो पानी है वो स्टेबल होकर आराम से, अगर आप कांस्टेंट रखते हो, याद रहे यूनिफॉर्म रखते हो, तो पार्टिकल उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करते रहेंगे। इसका प्रूफ आपके सामने ये है, और एक और प्रूफ आपको लास्ट जब लेक्चर का लास्ट होगा तब एक और प्रूफ मिलेगा। तो एक बच्चा अगर आ जाए, आ जाओ आप ही आ जाओ। रोज देंगे तो अचानक से क्या होगा, वो वेलोसिटी छूट जाएगी उसकी, और वहां से छूटते हुए वो पानी फिर नीचे बैठते हैं, जिस उसमें फिर थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर वो हाँ। तो अभी देख लेते हैं, देखो आपके सामने ही मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा कोई भी आ जाओ, आप ही आ जाओ बेटा। नहीं, अरे भैया बोल दिया आज तो। चलो इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखते हैं। आ जाओ, आप ही आ जाओ। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसमें पानी डाल रहा हूँ और ये पानी इसमें डल चुका है, ठीक है। अब मेरा कहना था कि जो पानी है ये पूरा बाहर नहीं आएगा, कुछ कुछ मात्रा में आएगा। हालांकि आज ये अच्छे से नहाएगा। हाँ कर ले बेटा, थोड़ा बहुत तो आना ही है, वो तेरे ऊपर भी आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, कोई बात नहीं बेटा। ये यहाँ से सर्किट ऑन हो चुका है, तो क्या आप तैयार हैं नहलाने के लिए भैया को? आप ही करोगे मैं करूँ? कह दे, फिर कहेगा सर ने कर दी। देखो वो हाँ, बस रोक, बढ़ाया जा रहा। ये देखो जब स्टार्ट हुआ तब पानी बाहर आया, लेकिन अब अगर हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं, अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल हुआ है कि इसके टकरा के बाहर आ रहा है, लेकिन पूरा पानी तो बाहर नहीं आया जैसा आपने सोचा था। ऐसा तो नहीं हुआ ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। प्रैक्टिस करना बंद कर देगा। पानी गया है, पेमेंट हमारी है, उधर तक पानी है। कोई नहीं बेटा, आप ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है। हुआ बिल्कुल यही है कि हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स थी। दरअसल हमारे पास जो दो फोर्स थी यहाँ पर, पुल और एक पुश की, पता नहीं कहाँ चली गई पुश वाली, तो जो जमीन वाला भैया, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर सर्कुलर मोशन में लगाया जाता है तो सर्कुलर मोशन के दौरान यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरफ एक जब बॉडी को खींचा जा रहा है तो वो होता है हमारे पास सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन सा होता है? सेंट्रीपीटल फोर्स, जिसकी वजह से चीजें बाहर नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर चीजें बाहर जा रही थी, और वो जो फोर्स है जो हमारे पास चीजों को रेडियली आउटवर्ड की तरफ भेजता है, वो हमारे पास कौन सा आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे इस फोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल स्पेस स्टेशन में भी किया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो लेट्स से हमारे पास एक स्पेस स्टेशन अगर मैं डिजाइन करके दिखाऊं, मतलब वो तो नहीं कर सकता, बस एक कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से हमारे पास कहानी होती है। तो ये एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, और यहाँ पर आने का एक रास्ता होता है इस तरीके से, ठीक है। सही पकड़िए। अब देखो बेटा, होता क्या है, आप मान के चलो एक टाइम के बाद नासा वासा में पहुंच गए या इसरो में पहुंच गए, कहीं कहीं पहुंच गए, XYZ, ठीक है। हाँ, और मैं मान के चल रहा हूँ आप इतने अच्छे काम करोगे जिंदगी में, ठीक है। और आप यहाँ पर आप खड़े हैं, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर खड़े, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चलना चाहते हो तो आपके पास स्पेस में कोई ग्रेविटी तो है नहीं, स्पेस में तो कोई ग्रेविटी है नहीं। आपकी तरफ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो सेंटर की तरफ ऐसे लग रहा होगा। अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो आपका जी किधर लग रहा होगा? बाहर की तरफ लग रहा होगा। एक्चुअल में उस स्पेस बॉक्स के अंदर ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी जाती हैं जो आप लोगों को वहां पर मूवमेंट में आराम से करा, मतलब आपकी मूवमेंट करा दें। आपका ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द लॉ बाहर की तरफ लग रही होगी। आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। यहां पर आप लोगों को
कैसे पता पड़ा कि ग्रेविटी बाहर लग रही है? एक्चुअल में आपको यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट दिख रहा है, आप एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रख रहे हो ना, तो इसका हमेशा मतलब है कि ग्रेविटी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है, स्पेस में हो। तो बेसिकली आप चलोगे कैसे यहाँ पे? एक पुश की वजह से। जो आपको जब आप इस पे पुश दोगे, कहीं तो ये हो रही है ना, जब मैं पुश दे रहा हूँ तभी तो मैं आगे जा रहा हूँ, तो मुझे वो वाला पुश अब किसकी वजह से मिलेगा? इस वाले बॉक्स की, इस वाले पोर्शन की वजह से। और फोर्स किधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? वो इधर लगेगा, तो इसलिए मैं इधर की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक है, लेट्स से मैं इधर की तरफ अगर आ जाता हूं और मुझे आना है इस तरफ अंदर, मुझे आना है इस तरफ अंदर। अच्छा, अब अगर मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूं तो देखना जरा, मेरा सेंट्रीपिटल तो इधर लगेगा और इधर की तरफ मेरा क्या लगने वाला है? बेसिकली कायदे से तो जी लगने वाला है, बट होता नहीं है। बट एक जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे अगर मैं रियलाइज कर रहा हूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे तो चीजें गड़बड़ हो गई ना, कि यहाँ पर तो चलो मेरे पास एक पोर्शन था ऐसा जहां पे मैं मूव करके और मेरा सेंटर की तरफ एक्शन आ रहा था और मैं मूव कर पा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास रिएक्शन के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। देखो एक्शन तो आपका हो गया, पर रिएक्शन के लिए मतलब बाहर चला गया ना ये तो चीजें। तो आप इस तरफ आओगे क्या कभी सेंटर की तरफ? नहीं आ सकते। पता है कैसी बात हो गई? यहां पर मोशन आपको कुछ इस तरीके से समझिए, मैं कह दूं इस छत पर उल्टा चल के दिखा दो, जैसे ऐसे चल रहे हो ना, इस छत पर उल्टा चल के दिखा दो, कभी नहीं चल सकते। हाँ चल सकते हो अगर आप एस्केलेटर से लिफ्ट, यही तो करते हो आप, जो आपके मेट्रो में लिफ्ट वगैरह लगी होती है उसमें क्या कहानी है? यही तो कहानी है भाई, इतने ऊपर की जाकर चल देते हो तो बेसिकली वो आप क्या लगाते हो? एस्केलेटर लगा देते हो ना, बट उसमें तो आप अगेंस्ट किसी चीज के वर्क डन कर रहे हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं जो आपको इस सब स्टेशन तक छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास स्पेस स्टेशन की होती है। जब आप लोग इसरो और नासा में जाएंगे तब मेरे से भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वह अब आगे चलते हैं। कहानी एक और मस्त सी जो यहाँ पर आएगी आपके पास, वो ये है एक्सेलरेशन कितना होता है और क्या होता है और मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, इस चीज को हमें जानना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ मान लिया। सेंटर से आने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल, जो कि एक सूडो फोर्स की वजह से मान लिया, बट इसकी वैल्यू कितनी है? पेपर में ये सब लिख के आओगे, नंबर तो मिलना नहीं है, मिक्सी में सब पानी बाहर जाता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, नहीं पीछे तो नंबर काट देगी। क्या रिलेशन बताओ भाई सीधे कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन रहता है? तो भैया इन सब की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आते हैं, आइए देख लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास कहानी तो यही थी, पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, वेलोसिटी इधर गई, वेलोसिटी इधर गई, वेलोसिटी इधर गई, वेलोसिटी इधर गई, राइट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है, कि चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आइए देख लेते हैं। इसी पॉइंट से निकाल दीजिए। आपको पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन आता है, आपके पास जो एक्सेलरेशन आता है वो आपके पास क्या होता है बेटा? याद कीजिए उस टाइम क्या बताया था, dv/dt। ये एक्सेलरेशन हुआ करता था लीनियर के केस में, लेकिन एंगुलर के केस में क्या यही रहेगा? नहीं, एंगुलर के केस में तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? d/dt। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तब आपके पास एक्सेलरेशन आएगा ना। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी बेटा? हमारे पास v बाय, इसको पहले ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था? v बाय r आया था बेटा, राइट, यही आया था। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से वही कहानी, दोनों को टाइम्स के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d ओमेगा बाय dt ये कितना हो जाएगा? v बाय t, यानी कि इसको अब dv लिख सकता हूँ छोटे से पार्ट के लिए, तो dv बाय dt और 1 बाय r बाहर रख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास d ओमेगा बाय dt क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप क्या बोलेंगे? अल्फा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय r। dv बाय dt क्या होता है बेटा हमारे पास? a, तो आप इसको कर दीजिए a,
तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r टाइम्स अल्फा। बट अगेन वही वाली कहानी कि अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, हमारे पास इसकी अगर वेक्टोरियल फॉर्म में रखेंगे a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस में r और इसके साथ वेक्टर, तो ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है। अब आता है हमारे पास एक्चुअल में कुछ और टर्म्स, जैसे कि टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जैसे मैंने बॉल घुमाई तो कितने टाइम में एक पूरा चक्कर उस बॉल ने काटा, वो उसका टाइम पीरियड होता है, राइट। देखो बेटा, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि हमारे पास जो ये नोट कर लिया, जो हमारे पास वैल्यू आई है टाइम पीरियड की, वो क्या है कि एक चक्कर को काटने में हमारे पास कितना टाइम लगा, वो क्या आएगा, आपका टाइम पीरियड आएगा। और टाइम पीरियड का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि गिवन टाइम में कितनी बार वो चक्कर काटा। जैसे 2 सेकंड में 5 बार घूम लिया, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 2.5, 5/2 कर दोगे ना, तो ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों के पास एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो अगर आप उसको भी देखोगे तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई r, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, राइट। अब बेटा मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ओमेगा की वैल्यू, ध्यान सुनना, ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, थीटा अपॉन में टी, राइट। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि आप लोगों के पास ओमेगा की वैल्यू एक सर्कल में कितनी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ओमेगा की वैल्यू एक सर्कुलर लूप के दौरान कितनी होगी। तो बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए, थीटा का मतलब ओमेगा के लिए, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी जब पूरा सर्कल करेगा, 2 पाई, 360 यानी कि 2 पाई, तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, और यहाँ पे टी क्या है आपका, टाइम पीरियड, कितने टाइम में उसने एक चक्कर काटा। तो हमारे पास इधर थीटा का मतलब क्या है, पूरा एक चक्कर काट दिया ना बेटा उसने, तो पूरा एक चक्कर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। अब अगली कहानी, अगर मैं 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की एक और वैल्यू क्या आ जाती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। यहां से भी आप लोगों को ये चीज पता रहनी चाहिए। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो एक्सेलरेशन की एक और वैल्यू रहती है, वो होती है हमारे पास a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर या a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। जनरली ये डेरिवेशन होती है जिसको अभी हम लोग थोड़ी सी देर में डिराइव करने वाले हैं। जस्ट इसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन हम लोग डिराइव करके देखते हैं ठीक इसी तरीके से, उसी एग्जाम्पल से जो हमने सबसे पहले लिया था, यानी कि पार्टिकल को मैं एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन पे देख रहा है और मुझे ये देखना है कि कितना एक्सेलरेशन जा सकता है किसी भी बॉडी का। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कहानी तो वही थी कि भैया यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर गया, इस समय पर वेलोसिटी है, ठीक है, और पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा तो ये वेलोसिटी हमारे पास है, राइट। लेट्स से हमारे पास O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट। देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो एक बात तो फिक्स है कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम है, लेकिन वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज का अंतर है तो वो क्या है, डायरेक्शन का अंतर है। और डायरेक्शन हमारे पास इसकी वजह से ये v1 मान लेता हूं और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है v2, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने v1 और v2 ले लिया है। एक काम करता हूं, मैं अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं
और उससे देखता हूं कि मैं इन चीजों को कैसे रिलेट करता हूं। एक काम करो, इस V1 वाले ट्रायंगल को इधर उठा लो, ये देखो ये V1 हो गया और ये V2 इधर जा रहा है, तो मैंने इसको पीछे इधर ज्वाइन करने की कोशिश करी, तो मेरे पास बेसिकली ये क्या हो गया, V2 हो गया, ये V1 हो गया, और लेट्स से कि मेरे पास ये V हो जाए, राइट। अब ट्रायंगल लॉ हमसे कहता है कि भैया V1 प्लस V बराबर V2, रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, देखो हेड टू टेल, टेल टू हेड, और ये रिजल्टेंट, यही तो कहानी थी। तो V1 प्लस V हमें क्या दे रहा है, V2, बट हमें चाहिए क्या, V चाहिए, तो V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर V डेल्टा V के इक्वल आ जाएगा। ये तो क्लियर है। कौन इसको बेटा इधर हल्का सा लेके आ जाओ, तो देखोगे ये वेलोसिटी इधर जा रही है, ये वेलोसिटी इधर जा रही है, इनके बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है बेटा। V1 और V2 का डायरेक्शन अलग अलग है, और ट्रायंगल लॉ कहता है एक का टेल एक का हेड, फिर एक का टेल एक का हेड, तो रिजल्टेंट आप लोग ऐसे देते हो, मैंने भी यही करा है, ये डायरेक्शन ये जा रही है, ये डायरेक्शन ये जा रही है, तो मैंने ये डायरेक्शन यहाँ पे रखी, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू देखता हूँ, तो देखो ये भी एक थीटा है, जब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी, इतनी सी होगी, मतलब टाइम t टेंड्स टू 0 पे जरा सी वैल्यू चेंज हुई होगी, तो आप मान के चलो कि ये वाला जो आपके पास आर्क आया है, यानी कि ए बी वाली जो लेंथ आई है ये वाली, ये और इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं भाई, बहुत छोटे से टाइम के लिए कितने कोई ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर, राइट। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखो ए ओ बी ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में ये क्या है, सर्कल की रेडियस, और रेडियस तो हर जगह सेम होता है सर्कल का, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब अगर AOB ट्रायंगल मैंने लिया है, तो इस AOB ट्रायंगल में अगर मैं बेटा करता हूं कि मेरे पास AO अपॉन में BO का रेशियो, ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा भाई, R अपॉन R करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, और इन ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा लिया है, AOB, तो PQR कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, PQR। इस PQR वाले ट्रायंगल में PQ अपॉन PR का रेशियो कितना आएगा बेटा, V2 अपॉन V1 तो आ जाएगा, पर ये 1 के इक्वल नहीं आएगा क्या। इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या बोला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड में तो ये चीज बिल्कुल इक्वल है ना, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अलग है, डायरेक्शन की वजह से मेरा कोई चेंज थोड़ी आएगा, कुछ नहीं, तो मेरे पास ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल। क्लास 10th में एक थ्योरम हुआ करती थी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर मैं उस थ्योरम को इस्तेमाल करता हूं तो अगर ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, AB अपॉन में AO बराबर हो जाएगा RQ अपॉन में RP के, राइट। BPT क्लास 10th मैथमेटिक्स, आई डोंट नो कितने बच्चों ने पढ़ी है ढंग से, बट ये होता है फॉर्मूला कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनका रेशियो हर तरीके से सेम हो जाएगा। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, वो भी करके देख लेना, ठीक है। अब फटाफट से अगर देखता हूं तो मेरे पास AB की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास ये डिस्टेंस थी R, मतलब वो S, AB की वैल्यू हमारे पास S थी, तो आप यहाँ पे इसको डेल्टा S कर दीजिए, अपॉन में AO की वैल्यू आपके पास क्या आई है, R आई थी, इज इक्वल्स टू RQ की वैल्यू क्या आई थी, V, और V हमारे पास क्या था, डेल्टा V था, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा V, और RP की वैल्यू आपके पास क्या आई है, V1, बट हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से खेल रहे हैं, इसलिए कितना लिख दूंगा मैं, V। इतना समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिख सकते हैं इसको आगे, V टाइम्स डेल्टा S बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V, लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है, इसको इधर ले गया, इसको इधर रखा, तो ये डेल्टा V इसके इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को वापस से क्या करना है मैंने भाई, dt से डिवाइड करना है, दोनों को dt से डिवाइड करूंगा तो देखो V बाय R इधर ही रहने देता हूं, तो ds अपॉन dt क्या बन जाएगा मेरे पास, V, देखो ऑन डिवाइडिंग बोथ बाय dt, तो मेरे पास हो जाएगा V इंटू ds बाय dt, यानी कि डेल्टा S बाय डेल्टा टी, यार डेल्टा S बाय डेल्टा टी, और ये R आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा टी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा A, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा S बाय डेल्टा टी, V, तो हमारे पास आ जाएगा V इंटू V बाय R इज इक्वल्स टू A, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R।
आपको यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होगा रेडियस के बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन घटेगा, पर ऐसा नहीं है। याद रखना ऐसा नहीं है, ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल देखा है। अगर आपको एक डायरेक्ट रिलेशन दिखाता हूँ तो डायरेक्ट रिलेशन आप v की जगह ओमेगा पुट कीजिए, क्योंकि कहानी आपके पास तब जाके एंगुलर की आएगी। अब अगर आप v की जगह पर ओमेगा पुट करते हैं तो आपके पास एक रिलेशन आया था v = r ओमेगा वाला, ओमेगा क्रॉस r। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो a = r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r कट गया, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर r। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकालते हो कि आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट कहानी ये है कि किसी भी बॉडी पे अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है और उसकी वैल्यू इससे कम होती है तो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी पर इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देते हो कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/r से ज़्यादा आ जाए तो पार्टिकल अगेंस्ट द ग्रेविटी भी अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके टेस्ट ट्यूब में मैं एक पानी दे देता हूं, अब आपको एक चीज पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन और ग्रेविटी है ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ये भी आप ध्यान, मतलब जो उसका सरफेस आएगी वो हमेशा क्या आएगी, रोटेशन सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि मान के चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां पर आप खड़े हो ऐसे, ठीक है, और आपके हाथ में एक रस्सी से मैंने एक बाल्टी दे रखी है। क्या दे रखी है? रस्सी से एक बाल्टी, और इस बाल्टी में मैंने आपको पानी दे रखा है, ठीक है। अब इस बाल्टी में अगर मैंने आपको पानी दे दिया है तो आपसे मैं कहता हूं बेटा बाल्टी पकड़ और ऐसे घुमा, तो भैया कहानी तो सीधी सीधी ये है सर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा हम सारा नहा लेंगे क्योंकि पानी तो नीचे आएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, आज कुछ अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो ये v²/r से ज्यादा होना चाहिए। अगर जो आपने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया वो v²/r से ज्यादा नहीं आया तो भैया आप नहा लेना फिर यहीं पे। वैसे अभी हम करके देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग में से भी एक आध करके देख लेना प्रैक्टिकल। पहले मैं करके दिखा दूंगा, देन आई विल अलाउ यू पीपल टू डू द सेम, देन यू विल गेट टू नो कि ऐसा नहीं होगा। बाल्टी पूरी उल्टी हो जाएगी, बाल्टी पूरी उल्टी हो जाएगी, लेकिन स्टिल आपका जो पानी है वो नीचे नहीं आएगा। अभी देखेंगे, बट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें। एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, हर पॉइंट पर जो ग्रेविटी आएगी वो परपेंडिकुलर लग जाएगी। जब आपके पास यहाँ पर नीचे बाल्टी इस कंडीशन में है तो आपके पास ग्रेविटेशनल का फोर्स इस तरफ लग रहा है, राइट। और जब आप इस तरफ रख रहे हो इसकी वजह से पार्टिकल नीचे दबे हुए हैं, पार्टिकल मतलब पानी नीचे स्टिल है क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जब आपने उसे ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ, सोचो ना ग्रेविटी तो आपकी तुम्हें लग रहा है कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप इस समय उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसकी वजह से कहानी हमारे पास कुछ ऐसी आ चुकी है कि पार्टिकल यानी कि बाल्टी हमारे पास इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है। और बाल्टी इस पोजीशन में पहुंच रही है तो आप जो स्ट्रिंग से यहाँ पर लेकर इसे घुमा रहे हैं, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और ग्रेविटी इस पे इस तरफ लग रही है। मैंने क्या बोला था, अगर इससे ज्यादा हुई तो पार्टिकल ग्रेविटी के साथ रहना चाहेंगे, ना कि इधर आना चाहेंगे। अब ग्रेविटी बाहर की तरफ एक्ट लग रही है तो इसका परपेंडिकुलर सरफेस यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से पानी पूरा नीचे नहीं आता है और आप पानी से बच जाते हैं। लेकिन कंडीशन इतनी होनी चाहिए, अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए v²/r वाली, तो आपका पानी सारा नीचे आ जाएगा और आप फिर आराम से नहा सकते हैं और फिर छम्मक छल्लों की तरह होली खेल सकते हैं, जैसे भी खेलोगे। तो पानी यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बट एक छोटा सा केस और समझ लो, फिर हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर यही चीज़ नॉन यूनिफॉर्म की होती, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब तो हमारे पास ठीक है कि हमारे पास सर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, AC जो कि सेंटर की तरफ लेके जा रहा है, समझ में आ गया। लेकिन ये किस वजह से आ रहा था, हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पर हमें दिखाई दे रहा था कि जो हमारे पास वैल्यू आई है सेंटर की तरफ खींच रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा,
वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से आपके पास एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जब आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी तो वहां पर हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो कहानी है तो लगेगी लगेगी। सेंटीपीटल इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीपीटल तो लगेगी लगेगी, लेकिन वहां पर एक कंपोनेंट और आपका आ जाएगा जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप बोलते हो। क्या बोलते हो? टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट पे वहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बेटा, तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आप लोगों के पास एक एक्सेलरेशन ये और एक एक्सेलरेशन ये, तो आपका रिजल्टेंट वही वेक्टर एडिशन आ जाएगा। पर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई है हमेशा। ये बात तो हमने देख ली है कि हमेशा सरफेस क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो आपके पास ये जो ए नेट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कहानी कैसे होती है। ठीक है, तो अब आज का लास्ट पार्ट ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं, जिसके लिए बाल्टी लेके आया हूँ और उसके बाद बाल्टी को हमने एक थ्रेड से बांधा हुआ है। ठीक है, और इसमें पानी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मैंने चीटिंग नहीं करी है। तो ये पानी आप लोगों के सामने जा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ आप, ये देखिए। ठीक है ना, दिख गया ना? हाँ, मतलब नहाने की तैयारी नहीं करी बेटा। देखो मैंने तो तैयारी कर ली है पूरी कि मैं नहाऊंगा नहीं, मैंने तैयारी कर ली है कि मैं नहाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसे मेरे को कितनी वेलोसिटी से घुमाना है। लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, ये स्पीडोमीटर है, अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई और मैंने इसको इतना नहीं घुमाया तो भैया आपको पता ही क्या होगा, है ना? बट मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पानी है, बाल्टी तो पूरी उल्टी हो जाए। कैमरा थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे उस तरफ ताकि सबको दिख जाए कि बाल्टी उल्टी हुई है, कैमरे वाले बच्चों को भी आपको दिख ही जाएगा, और मैं भीगू नहीं। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं भीगूंगा नहीं। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मैं सुबह ला लेता हूँ। अच्छा, जो जो चाह रहा है ना मैं उसी से कराऊंगा, अगला नंबर आपका ही और आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अच्छा एक केस पहले ना डायरेक्टली ऊपर मत करना, हल्का सा इसको घुमा देना ताकि इसको पता पड़े कि इसके साथ क्या होने वाला है। और ये मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा v²/r ज्यादा होना चाहिए, इतना कि इसमें से पानी ना गिरे। ये आपने देखा। अच्छा, अगर मैं कम करता हूं, अगर मैं, आपने देखा बाल्टी पूरी उल्टी हुई है, आप मैजिक शो नहीं कर सकते। मतलब कहने का लॉजिक ये था कि हाँ भाई बाल्टी तो पूरी उल्टी हुई है, देखो हो रही है ना, पूरी बाल्टी ऊपर से उल्टी हो रही है, राइट? लेकिन अब एक काम करते हैं, मैं एक पॉइंट पर v²/r से वैल्यू कम करके देखूं। हाँ, एक आप करो, आपको करना आजा, कोई बात नहीं, इतना सिखा दूंगा कि आप मैजिक शो आज कर दोगे। आप आज मैजिक शो करोगे तो अब जो परफॉर्मर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो फिजिक्स सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो या मैं। अगली कंटेस्टेंट हमारे सामने है, लेकिन बेटा एक चीज क्या है, इसको ना हल्का सा बस ऐसे घुमाना है और उसके बाद टाइट करना, और दिख गए तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आराम से घुमाना, पर तेजी से करना, ऊपर जाएगा तेजी से होना चाहिए। करो, हाँ घुमा दो, इसे फ्लिप कर दो, गुड। बस 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 बस, तो देखो बेटा इसी के लिए भी जादू कर दिया आपने। ठीक है, अब 10-10 रुपए दे देना जादू सिखाने के। तो ये कोई दिक्कत वाली चीज तो थी नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ v²/ क्या हो गया, पूछो कुछ मेरे से पूछो। अगर मैं कहता हूँ v²/r से वैल्यू कम करूँ तो क्या होगा, देखना चाहोगे? हाँ, नहीं देखना? देखना करें जी। देखो मैं एक्चुअल में वहां पर पहुंचते टाइम कम कर दूंगा, तो आप लोग देखोगे कि वो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ चुके हैं और ग्रेविटी ने फिर काम करना बंद कर दिया। आप भी अपनी जगह छोड़ देना। हाँ, मैं भी अपनी जगह वैसे छोड़ने में भला ही है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा ना भी लेंगे, बम बम बोले, छोड़ दो। अब मेरे को काम करना है तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। ये वैसे नीचे आके गिरा, तो कुल मिला के आप देख सकते हो अंदर कितना है। तो ये पानी गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, तो कुल मिला के अगर तुम ऐसे ही करोगे
तो भाई बंद लगाने लायक क्लास हो गई है, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि a = v²/r कैसे काम करेगा। इससे आएगा लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।